आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कर रहे थे हम, बातें नहीं। आपको जो भी बात करनी है वो मुझसे करनी है, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी कर ली थी कि फिजिकल स्टेट क्या होती है, वो होती है सॉलिड। उसके बाद हमने करी थी कि सॉलिड है तो कौन से टाइप का सॉलिड है, किस नेचर का सॉलिड है, तो वो भी पढ़ लिया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्यों? क्योंकि उसमें रैंडम अरेंजमेंट नहीं होता, फिक्स्ड अरेंजमेंट, डेफिनेट अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जो कि आयंस है। और फिर उसी में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोई डाउट कोऑर्डिनेशन नंबर में? कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। जिस भी सेंट्रल आयन की आप बात कर रहे हो, जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हो, उसके आसपास कितने और ऑपोजिट आयंस है? नॉट नेसेसरीली 6, इट कैन बी 8, इट कैन बी 4, व्हाटएवर इट इज, बट दैट डेफिनेट नंबर ऑफ ऑपोजिट आयंस जो सेंट्रल लाइन को सराउंड कर रहे हैं, वो सेंट्रल लाइन का क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको आप फिर से पढ़ोगे जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे, उसमें दोबारा आएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। अब आगे की प्रॉपर्टीज ना तुम बहुत इजीली बता सकते हो, तो सोच समझ के बता देना। वी कैन टेक मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होंगे? हाई, है ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों डिपेंड करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई। और आयनिक कंपाउंड्स में ऑपोजिट आयंस है तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही कैसे रहेंगे? हाई रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ, नेग्लिजिबल होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड्स की नेग्लिजिबल होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ। जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तब कंडक्ट करते हैं, बस। मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं, बस। क्या कभी कोई आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? राजकुमार, प्रिंस, क्या तुम कहां खोए हुए थे? क्या सोच रहे थे? जो मैं क्वेश्चन पूछी हूं वो सोच रहे थे? सोच लिया? जवाब दे दो। सॉलिड स्टेट में कभी कोई आयनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को? बैठो बैठो। देखो, वैसे तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्ट, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कंडक्ट करने के लिए चार्ज का मूव होना जरूरी है ना? रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन है पर मूव नहीं कर पा रहा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। आयन है पर मूव नहीं कर पा रहा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो जब सॉलिड स्टेट की हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड में सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा? बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आयंस एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे कि वो एक दूसरे को मूव करने नहीं देंगे और कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट मतलब आपने उसको हीट करके मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ेगा, आयंस क्या हो जाएंगे? थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। अब वो मूव कर पाएंगे और अब वो जो भी कंपाउंड है, जो भी सब्सटेंस है, वो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो या तो मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो उसको उसके एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दो। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है आपने उसको पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद भी आयंस क्या हो जाते हैं? सेपरेट, सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर आप इलेक्ट्रोड लगाकर सर्किट कंप्लीट करोगे तो करंट फ्लो करेगा। तो मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में जो भी आयनिक कंपाउंड है दैट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा अगर वो प्योर स्टेट में है तो। लेकिन अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है, जितने भी ड्रॉपर बच्चे हैं थोड़ा सा सॉलिड स्टेट को याद करो, डिफेक्ट्स पढ़ते हैं अपन, तो अगर कोई इम्प्योरिटी आ गई उसके क्रिस्टल में, अगर कोई और फॉरेन एटम आ गया तो उसकी वजह से हो सकता है वो कंडक्टिविटी शो कर दे।
बट जनरल कंडीशन की अगर अपन बात करें तो सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में कंडक्टिविटी शो करेगा। ये क्लियर है पॉइंट? ठीक है, लिखते जा रहे हो साथ साथ? लग तो नहीं रहा? तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ता है कि लिख लो, लिखते जाओ साथ साथ, या मुझे देखकर तुम मंत्र मुग्ध हो जाते हो कि भूल जाते हो, ऐसे देखते रहते हो बस, हैं? चलो, फिफ्थ प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सोच के बताओ, आयनिक कंपाउंड किस टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, किस में नहीं होते? पोलर में होते हैं। जैसे पोलर का एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन पोलर सॉल्वेंट इज वाटर। और नॉन पोलर में होते या नहीं होते? नहीं होते। पहले तो सब अपने दिमाग में सोचो और समझो कि तुम्हें पोलर नॉन पोलर टर्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। मैं आपको पोलर नॉन पोलर पढ़ा चुकी हूं 2 बार। तो क्या पोलर वर्ड सुनते ही दिमाग में पिक्चर चल रही है या नहीं चल रही? पोलर मतलब जिसमें 2 पोल्स हों, इलेक्ट्रिक पोल्स, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो जिसमें भी चार्ज सेपरेशन है, चाहे पार्शियल चार्ज सेपरेशन है चाहे कंप्लीट चार्ज सेपरेशन है, उसको बोलते हैं पोलर। 2 पोल्स बन गए ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्जेस सेपरेट हो गए। और जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा वो हो जाएगा नॉन पोलर। तो जो सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें हम चीजों को डिसॉल्व करते हैं, उनको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट वो जिसमें चार्ज सेपरेशन है, नॉन पोलर वो जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। अब ये चार्ज सेपरेशन किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उनके डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। याद है वो रस्सी खींचने वाला एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, वो साइड बन जाएगी नेगेटिव, दूसरी साइड बन जाएगी पॉजिटिव। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है या लगभग बराबर है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएगा। उस केस में मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। पढ़ा रखा है ना? यस। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स है, इनमें क्या है? इनमें चार्जेस सेपरेट है या नहीं है? आयनिक कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन है या नहीं है? है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जैसे आपने NaCl ले लिया तो NaCl में Na+ होता है और Cl-, इसमें चार्जेस सेपरेट है ना, कंप्लीट सेपरेशन है। तो केमिस्ट्री में एक अफोरिज्म है, केमिस्ट्री में कहावत है, कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सुनिए बचपन में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब जो जैसा है वो वैसे में ही डिसॉल्व करेगा। तो अगर इसमें चार्ज सेपरेशन है, यानी इसका पोलर नेचर है, तो ये किस टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा? जो खुद भी पोलर हो। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और ये नॉन पोलर में क्या रहेगा? इनसोल्यूबल। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस। तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन है, ये किस में डिसॉल्व रहेंगे? दे गेट डिसॉल्व्ड और दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स का बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाता है? वाटर। मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, वाटर में क्या है, ये वाली कंडीशन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से ऑक्सीजन कैसा हो जाता है? नेगेटिव, और हाइड्रोजन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। ये बन गया पोलर। अब इस पूरी चीज को तुम इमेजिन कर लो, तुमने NaCl को उठाकर किस में डाल दिया? पानी में, है ना? चारों तरफ पानी है तो बेचारा क्या हो जाएगा? पानी पानी। ये है, इसके आसपास कौन आएगा? ऑक्सीजन वाला एंड। इसके आसपास कौन आएगा? हाइड्रोजन वाला। पहले भी समझा चुकी हूं, है ना? तो इसको कौन सराउंड कर रहा है? ऑक्सीजन की तरफ से वाटर, मतलब वाटर की तरफ से ऑक्सीजन, है ना? वाटर अपनी ऑक्सीजन साइड से आ रहा है। और Cl- के पास कौन आ रहा है? हाइड्रोजन वाली साइड। इट इज इंटरैक्टिंग विद वाटर। ये वाटर से पूरा क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है। अब जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे ज्यादा ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। मैंने और हिमानी ने हाथ पकड़ रखा है, हम दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मुझे बहुत सारे लोग पीछे से खींच रहे हैं, उसको बहुत सारे लोग पीछे से खींच रहे हैं, यही तो सिचुएशन है।
तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पॉइंट पर आकर टूट जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सराउंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये उसको क्या कर लेगा, ओवरपावर कर लेगा, ओवरकम कर लेगा। जैसे ये होगा, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। जैसे ही अलग अलग हुए वो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में? ठीक है। ये कैपेसिटी, ये टेंडेंसी किसी भी सॉल्वेंट की टू सेपरेट द चार्जेस, the capacity of a solvent, the tendency of a solvent to separate the charges is called, किसी भी सॉल्वेंट की ये कैपेसिटी, भाई कोई ये चीज बहुत अच्छे से कर सकता है चार्जेस को सेपरेट करने की, और कोई ये थोड़ा कम करेगा, कोई ये और कम करेगा, कोई हो सकता है बिल्कुल कर ही ना पाए। सबका सॉल्वेंट का नेचर अलग अलग है ना। तो किसी भी सॉल्वेंट की ये कैपेसिटी कि वो चार्जेस को अलग कर पाए, चीजों को अपने आप में डिसॉल्व कर पाए, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हाइड्रेशन। तो ये प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। वाटर से इंटरैक्ट करना इज हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन, है ना। हम बोलते हैं हम डिहाइड्रेट फील कर रहे हैं कि पानी की कमी है, तो सामने वाला बोलता है पानी पी लो हाइड्रेट हो जाओगे। हाइड्रेशन, टेकिंग इन वाटर, कॉन्टैक्ट विद वाटर, इंटरेक्शन विद वाटर, वो तो प्रोसेस हो गया। किसी भी सॉल्वेंट की कैपेसिटी कि वो चार्जेस को सेपरेट कर सके, ये होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये टर्म नहीं सुना क्या तुमने कभी? सुना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्वेंट टू सेपरेट द चार्जेस। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो चार्जेस को उतना इजीली सेपरेट कर पाएगा और उसमें चीजें ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो पाएंगी। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है, 82, इसीलिए वाटर में मैक्सिमम चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। बोलते हैं वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बोलते हैं ना, क्योंकि वो लगभग बहुत सारी चीजों को, मैक्सिमम चीजों को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। आ रही बात सर में? यस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख लेना जिनको नहीं पता। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज व्हाट? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्वेंट, टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्वेंट टू सेपरेट चार्जेस। चार्जेस को सेपरेट करने की जो कैपेसिटी है किसी भी सॉल्वेंट की, वो उसका क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को अपन मिला देते हैं। आयनिक कंपाउंड ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जो पोलर है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। आप इस प्रोसेस को समझो, इसमें दो चीजें हो रही हैं। पहला, ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज है, यानी पोलर है दोनों। क्योंकि दोनों पोलर हैं, ऑपोजिट एंड्स इनके क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे, तो ये वाटर से घिर जाएगा। अगर ये पोलर नहीं होता तो इन दोनों का इंटरैक्शन नहीं होता। फिर सेकंड स्टेप में आएगा कि इनका अट्रैक्शन इतना बढ़ेगा कि ये अलग हो जाएंगे। ये वाली बात, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो पहले वो घिर रहा है, पानी से इंटरैक्ट कर रहा है, और फिर पानी उसको इतना खींच रहा है क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, वो उन दोनों आयंस को क्या कर रहा है? सेपरेट। तब वो कंपाउंड वाटर में क्या हो रहा है? डिसॉल्व। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन दोज सॉल्वेंट्स व्हिच आर पोलर एंड व्हिच हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लाइक वाटर। क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में? अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मॉडरेट है, उसमें भी आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। जैसे मिथाइल अल्कोहल CH3OH, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग होता है 32 के आसपास, तो कुछ आयनिक कंपाउंड्स उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईथर है, आपके पास बेंजीन है, आपके पास CCl4 है जो कंप्लीटली नॉन पोलर है, तो इनमें आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा कोई सॉल्वेंट जिसमें पोलैरिटी हो और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई हो, उसमें आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। ये पॉइंट आ गया समझ में? इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इंटरैक्शन विद वाटर, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। इंटरैक्शन ऑफ अ कंपाउंड
with water is called hydration. अब सोच के बताओ, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि रिलीज? इस हाइड्रेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या रिलीज? रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है अट्रैक्शन से. मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा चुकी हूं. जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां एनर्जी रिलीज होगी, जहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा वहां एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. अब सोच के बताओ कि यहां पर अट्रैक्शन चल रहा है या रिपल्शन? दूर दूर भाग रही हैं चीजें या पास आ रही हैं? फिर एनर्जी विल बी रिलीज्ड. There is a force of attraction between water and that ionic compound, isn't it? ये अट्रैक्शन नहीं दिख रहा? O माइनस 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 Na प्लस, H प्लस 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 Cl माइनस. अट्रैक्शन हो रहा है ना? और इस वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तभी तो वो कंपाउंड डिसॉल्व कर रहा है, वरना वो टूटता ही नहीं. यस, तो इसमें एनर्जी विल बी रिलीज्ड. और हर एनर्जी का नाम है. इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी. तो प्रोसेस हो गया हाइड्रेशन, और इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो जाएगी उस कंपाउंड की हाइड्रेशन एंथैल्पी. किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा. अब वो कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो इस हाइड्रेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करेगी. वो लैटिस एंथैल्पी पर भी डिपेंड करेगी और वो हाइड्रेशन एंथैल्पी पर भी डिपेंड करेगी. ठीक है, तो लिख लेना, दिस प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ वाटर एंड आयनिक कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी. The amount of energy released during hydration is called hydration enthalpy. मेरी क्लास के बाद किसकी क्लास है आपके बैच में? रोज ही होती है? अच्छा, मेरी क्लास के बाद हमेशा फिजिक्स होता है. तो फिजिक्स सुबह भी होता है और फिर रिपीट होती है. इसमें कोई डाउट किसी भी पॉइंट में? कोई डाउट है? हाइड्रेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड during hydration of a compound. Amount of energy released during hydration of a compound. सिर ऊपर करके लिखो, सबकी आंखें खराब हो जाएंगी. मस्त हो रही हो तो. हाँ, आई साइट वीक हो जाएगी. थोड़ा सा सिर ऊपर करके रखा करो. यहां तक क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी. किस टाइप के रिएक्शन शो करेंगे आयनिक कंपाउंड्स? किस टाइप के रिएक्शन शो करेंगे आयनिक कंपाउंड्स? ऑब्वियसली आयनिक रिएक्शंस. एक वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं. एक वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं. तो ऑफ कोर्स आयनिक कंपाउंड के रिएक्शंस कौन से होंगे? आयोनिक रिएक्शंस, जिसमें आयंस पार्टिसिपेट करेंगे. फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया? आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें मिक्स कर दिया AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन. ये रिएक्शन पढ़ी है क्या कभी? दो टेस्ट ट्यूब्स में आपने दोनों के एक्वस सॉल्यूशन बना लिए और फिर उनको क्या कर दिया? मिक्स. ठीक है, तो जैसे ही इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे इसमें ये वाला प्रोसेस चलेगा और ये ब्रेक हो चुका होगा किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में. ये भी ब्रेक हो चुका होगा Ag प्लस और NO3 माइनस में. अब रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? आयंस के बीच में हो रहा है ना. एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो है नहीं. तो ये रिएक्शन कौन से टाइप का रिएक्शन हो जाएगा? आयनिक रिएक्शन. एंड आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस. आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस. मिलते ही जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करोगे AgCl का व्हाइट PPT बन जाएगा. जैसे ही मिक्स करोगे तुरंत, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी.
जबकि अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्शन में, यानी वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है या कोवेलेंट रिएक्शन होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पहले तो उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर नए बॉन्ड बनते हैं। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं। बॉन्ड ब्रेकिंग तो पहले ही एक्वा सोल्यूशन में ही हो गई, अपने अपने एक्वा सोल्यूशन में उनके बॉन्ड ब्रेक हो चुके। अब सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन है, मिक्स करते ही वो अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होते ही कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स शो आयनिक रिएक्शंस, ionic compounds show ionic reactions which are very fast, जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है, जो बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कभी आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म ऐसा टर्म पढ़ा है? याद है कुछ? आइसोमेरिज्म क्या होता है या आइसोमर्स क्या होते हैं? बिल्कुल याद नहीं। सुना तो है टर्म, सुना है, बट याद नहीं आ रहा। आप लोग रिकॉल क्यों नहीं कर पाते हो जो पढ़ते हो? बहुत टाइम तो नहीं हुआ ना पढ़े हुए? बहुत टाइम तो नहीं हुआ ना पढ़े हुए? फिर रिकॉल क्यों नहीं कर पाते? ये सबके साथ है दिक्कत, है ना? रिकॉल नहीं कर पाते हो। क्यों रिकॉल नहीं कर पाते हो? पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर फिर भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो दिल दुखाने वाली बात हो गई ना, कि पढ़ा हुआ है लेकिन जिस टाइम पर वो याद आना चाहिए, जब उसकी जरूरत है, तब वो याद ही नहीं आ रहा। आइसोमर्स, बहुत सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, तुम ध्यान नहीं देते। आप सिर्फ रीड कर रहे होते हो, बट आप माइंडफुली रीड नहीं कर रहे होते। हर नाम अपने आप को एक्सप्लेन करता है। आपके नाम का भी कुछ ना कुछ मतलब होगा ना। मेरे नाम का जैसे मतलब है पूनम, पूनम का चांद मतलब है ना? आइसोमर्स, isotopes, isobars, isotones, isoelectronic species, isodiaphers, isosters, isomorphs, isomers, iso का मतलब कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। मर्स, मोनोमर, पॉलीमर, मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, मर। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल, 2 यूनिट्स। ट्राइमर 3 यूनिट्स। मोनोमर, पॉलीमर। तो मर का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल, यूनिट्स। आइसो मतलब सेम, मर मींस यूनिट्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल सेम हो, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी डेफिनेटली डिफरेंट होगी, इसलिए वो अलग अलग कंपाउंड्स होंगे। ऐसे रिलेट किया करो चीजों को, माइंडफुली पढ़ा करो। या तो कोई रटने की ट्रिक बना लो, या फिर अगर उसके मीनिंग है तो उन मीनिंग को ढूंढो, उससे तुम्हें हमेशा याद रहेगा। सो आइसोमर मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम, बट उनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी वैरी करती है, इसलिए वो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, अब जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ये बात आपको और अच्छे समझ में आएगी जब तुम ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, है ना, स्ट्रक्चरल पढ़ोगे, तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगी। अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें समझाना चाह रही हूं वो ये है कि ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। और क्यों नहीं करते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। देखो, थोड़े बेसिक्स तो तुम्हें साथ में लेकर चलने पड़ेंगे ना, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हर चीज को समझाना। आप लोग इतने ब्लैंक रहते हो कि मुझे मतलब फिर वो जीरो से हर चीज स्टार्ट करनी पड़ती। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। क्या मतलब हुआ इस चीज का? उसका कोई भी डायरेक्शन, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? ओवरलैपिंग। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? ओवरलैपिंग।
एस एस की ओवरलैपिंग, एस पी की ओवरलैपिंग, पी पी की ओवरलैपिंग, पी डी की ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग होती है ना, ओवरलैपिंग मतलब दो चीजें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है. ये हमेशा डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, है ना. ओवरलैपिंग विल अकर ऑन एन एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट पर होगा कि एक्स डायरेक्शन में हो रही है, वाई डायरेक्शन में हो रही है, जेड में हो रही है, एक्स और वाई दोनों में हो रही है, कहां हो रही है. तो कोवेलेंट बॉन्ड का एक डायरेक्शन होगा. आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में एक आयन है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है ना. एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ऐसे थोड़े ना है. तो उसकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसने क्या किया, ऑपोजिट आयंस को हर तरफ से अट्रैक्ट किया है. क्या कोई डायरेक्शन है? नहीं है. जब कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर Cl माइनस यहां लगा हुआ है, इसको उठाकर यहां से यहां कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते. क्यों? क्योंकि बॉन्ड का कोई भी डायरेक्शन नहीं है. कोवलेंट में फर्क पड़ता है क्योंकि वहां पर एक डायरेक्शन है. किसी को उठाकर यहां से यहां रख दोगे तो उसमें फर्क पड़ेगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे? They do not show, ionic compounds do not show isomerism. Ionic compounds do not show isomerism. Why? Because ionic bond, important mark करके लिख लेना, ionic bond is non-directional. Ionic bond is non-directional. Ionic bond is non-directional. सच सच बताना, कितने बच्चे जो सोने के पहले मोबाइल फोन देखते हैं? सच बताना, बी ऑनेस्ट. मैं कोई आकर तुम्हारा मोबाइल फोन तो लेने वाली हूं नहीं. कितने बच्चे हैं जो सोने के पहले मोबाइल फोन देखते हैं? दिस इज वन ऑफ द रीजन आपकी रिकॉलिंग पावर कम है. एक टेक्निक है, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं 321, 321. 321 की टेक्निक कहती है अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है, याद करने की कैपेसिटी और रिकॉलिंग पावर दोनों बढ़ानी है, तो आप ये टेक्निक अप्लाई करो. ये टेक्निक क्या है? सोने के 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले कुछ भी, मतलब जो खाना पीना है वो 3 घंटे के पहले खाना है, उसके बाद नहीं खाना. 3, 2, सोने के 2 घंटे पहले, सोने के 2 घंटे पहले आपको क्या करना है? कोई भी रिलैक्सिंग मेडिटेशन, कुछ भी, आंखें बंद करके बैठ जाओ, कुछ पॉजिटिव थॉट लाना है. और सोने के 1 घंटे पहले आपको अपने जो भी गैजेट्स हैं वो सब दूर रख देने हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, चाहे टीवी हो. उसके बाद, उसके 1 घंटे बाद आप सो. दिस विल वर्क मैजिकल. 1 घंटे पहले सारे गैजेट्स दूर कर दिया करो. तुम लोग क्या करते हो? 1 मिनट पहले दूर करते हो. फोन देखकर, हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो, यूट्यूब, रील्स, है ना. और फिर अच्छा अब आएगी मुझे नींद. अच्छी नींद तो अच्छी आ जाएगी, बट वो दिमाग में उथल पुथल चली गई, तो मेमोरी और रिकॉलिंग दोनों डाउन जाएगी आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, क्या? एक बार फिर बता दूं, सोने के 3 घंटे पहले तक जो खाना है वो खा लो, उसके बाद कुछ नहीं खाना. डाइजेशन के लिए, आप तो बायो के बच्चे हो, आपको समझ में आता है डाइजेशन का प्रोसेस, है ना. 2 घंटे पहले क्या करो? कुछ पॉजिटिव थॉट्स, मम्मी पापा से बात कर ली, जहां से भी आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है, राइट. जैसे मैंने एक दिन कहा था इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन लो, या फिर मम्मी पापा से बात कर लिया, कि इसको मेडिटेशन आता है तो थोड़ा मेडिटेशन कर लिया. और 1 घंटे पहले सारे गैजेट्स बंद कर दो, स्क्रीन ऑफ, फिर सो. ये सब मेरी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है जो मैं तुम्हें बताती हूँ. ऑल दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन. हाँ, 1 घंटे पहले गैजेट देख सकते हो, उसको बंद करो, उसके 1 घंटे बाद सो. तो तुम्हें अगर 11 बजे सोना है तो 10 बजे फोन वोन सब बंद कर दो, टीवी, फोन, लैपटॉप, पीसी वीसी सब बंद कर दो.
ठीक है, हाँ वीडियो लेक्चर पहले देख लो ना, बाद में बुक से पढ़ लो। जरूरी थोड़ा है कि सोने के पहले हमें वीडियो लेक्चर देखना है, ये तो जरूरी नहीं है। दिन में देख लिया वीडियो लेक्चर, फिर कुछ प्रैक्टिस करनी है तो वो कर लो, बुक से कर लो, नोट से पढ़ लो। चलो, ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, राइट। अब एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी ये इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी तो याद है, जो वैलेंसी है आयनिक कंपाउंड में वो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। वेरिएबल मतलब विच इज नॉट फिक्स्ड, जो चेंज होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा आयरन, आयरन का कंपाउंड FeCl2 भी बनता है और FeCl3 भी बनता है, FeO भी बनता है, Fe2O3 भी बनता है। तो अगर इसमें वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी तुम समझना चाहो, तो इसमें कितनी चल रही है +2, इसमें कितनी चल रही है +3। अनदर कॉमन एग्जाम्पल कॉपर है ना, कॉपर क्या शो करता है, +1 की वैलेंसी भी शो करता है और +2 की वैलेंसी भी शो करता है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है। और शायद कभी सुना हो जैसे टिन है, टिन +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है। लेड है, लेड +2 भी शो करता है और +4 भी शो करता है। थैलियम है, थैलियम +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है ना। बिस्मिथ है, बिस्मिथ +3 भी शो करता है और +5 भी शो करता है। तो बहुत सारे, स्पेशली डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, स्पेशली डी के, पी के, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, दे शो वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है इनकी, ठीक। क्या क्या रीजन है, अगर आयरन का डिस्कशन करें क्या रीजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत बढ़िया। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Fe का 3d6 4s2, 26 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या चलेगा 3d6 4s2। वैलेंसी क्या होती है, बचपन में पढ़ा होगा ना एक सिंपल सा वैलेंसी का, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पर आप वैलेंसी निकालते हो। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अगर आउटर मोस्ट शेल में, अपन ने पीरियोडिक में भी पढ़ा है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वही उसकी वैलेंसी होती है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2, तो इसकी वैलेंसी भी 2 आ रही है, जस्टिफाइड। पर 2 के साथ साथ ये क्या शो कर रहा है, 3 भी शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 और ये हो जाएगा हाफ फिल्ड एंड हेंस मोर स्टेबल। तो बाय फॉर्मूला, बाय डिफॉल्ट +2 तो शो करेगा ही करेगा, पर उसके साथ साथ क्या शो करता है, +3, और +3 में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या चलता है, 3d5 विच इज मोर स्टेबल। इसीलिए +3 वाले इसके कंपाउंड्स क्या है, ज्यादा स्टेबल। कॉपर का बताओ, कॉपर एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s1, ये है ना कॉपर का। तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1 आ सकती है, जस्टिफाइड। ये क्यों, जबकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तो ये फुल फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, +1 की वैलेंसी शो करेगा, तो ये तो फुल फील्ड है और फुल फील्ड तो स्टेबल है। तो क्यों ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 बनाता है और +2 +1 से ज्यादा स्टेबल है, +2 +1 से ज्यादा स्टेबल है। जबकि इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d10, इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये स्टेबल होना चाहिए, इसको तो बनना ही नहीं चाहिए, पर ये ज्यादा स्टेबल है। व्हाई, क्या क्या रीजन है इसका, हाँ बहुत बढ़िया। इसकी ये सब कहाँ बन रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में बन रहे हैं ना। आयन कहाँ बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा ना। एक्वस सॉल्यूशन में क्या काम कर रहा है, हाइड्रेशन। क्या एनर्जी काम कर रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब समझो इसको, इसका साइज हो गया छोटा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आयन का साइज उतना छोटा होगा। तो इसका साइज क्या हो गया, छोटा। इसका चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज हो गया ज्यादा, +1 +2। तो चार्ज बढ़ा और साइज छोटा हो गया, तो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी बढ़ गई।
जैसे ही चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, ये वाटर से इंटरैक्ट ज्यादा करेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम में स्टेबिलिटी उतनी आती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऑल्दो कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये कम स्टेबल है, बट इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है, और इसीलिए +2 की स्टेट +1 से क्या होगी? ज्यादा स्टेबल। क्लियर? इन सब का बताओ, ये सब एक तरीके के हैं, इन सब का रीजन सेम है। देखो इनमें कितने का डिफरेंस है? इनमें देखो 3, कौन बोला 3? इनमें, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से डिफर कर रही है, राइट? यहां पर जो रीजन लगता है दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर जो रीजन लगेगा वो क्या लगेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इंपॉर्टेंट, ठीक। अब टिन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? टिन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? कार्बन। कार्बन के नीचे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसे आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेवोरियम, है ना? तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये सेम फैमिली में आ रहे हैं। ये कहां आ रहा है? बोरॉन फैमिली, है ना? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये थैलियम है। ये कहां आ रहा है? नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी, बिस्मथ। आप एक चीज इन सब में कॉमन देखो, दीज आर लोअर एलिमेंट्स। ये ऊपर वाले एलिमेंट्स नहीं है, ये नीचे वाले एलिमेंट्स है। नीचे वाले एलिमेंट्स है मतलब दे आर हैवी। नीचे मास ज्यादा है ना, हैवी एलिमेंट्स हैं। और कौन से ग्रुप के हैं? ग्रुप 13, 14, 15। पी ब्लॉक में आ गए ना अपन। ग्रुप 13, 14, 15 और नीचे 6th पीरियड के, 7th पीरियड के, ठीक। अब टेबल को जरा एक बार याद करो। ग्रुप 13, 14, 15, 6th पीरियड, 7th पीरियड। इनके पहले कौन आ रहे हैं? डी एंड एफ, है ना? इनके पहले जब ये फिल होगा, इंडियम थैलियम फिल होंगे, तो लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स फिल हो चुके होंगे, उसके बाद ये फिल होगा। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। तो इनके पहले डी और एफ फिल हो चुका है, यानी ट्रांजिशन सीरीज फिल हो चुकी है, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स फिल हो चुके हैं। और जब भी इनऑर्गेनिक में लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स की बात होगी, एक कॉमन रीजन चलेगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना? सारे रीजंस इसी के आसपास घूमते हैं। तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग कैसी है? पुअर। डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? पुअर। तो इसके पहले जो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पा रहे, तो इन पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका होगा। जेड इफेक्टिव याद करो, इनके लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। अब देखो कार्बन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बताओ। कार्बन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन है आउटरमोस्ट NS2 NP2, है ना? इसके पहले बोरॉन फैमिली क्या क्या है? NS2 NP1। नाइट्रोजन फैमिली का क्या है? NS2 NP3, ठीक। वेयर N इज द वैलेंस शेल। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, इसलिए वैलेंसी 3 भी आ रही है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, तो वैलेंसी 4 भी आ रही है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, तो वैलेंसी 5 भी आ रही है। ये तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वाइज जो आनी चाहिए वो है। बट क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो वो इतना बढ़ चुका होगा कि ये जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हो जाएंगे इनर्ट, क्योंकि ये न्यूक्लियस से क्या हो रहे हैं? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट। एंड दिस इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बिकमिंग इनर्ट, तो नाम क्या आ गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट होने का मतलब है ये अब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट
नहीं कर पाएगा। जब ये नहीं कर पाएगा तो वैलेंसी इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, यानी जो भी इनकी वैलेंसी है वो 2 यूनिट से क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ये NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। क्या ये इफेक्ट समझ में आया सबको? श्योर? एक बार रिपीट करूं, कहां होगा ये? ग्रुप 13, 14, अब लिख लो छोटे छोटे पॉइंट्स। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां पर शो होगा? 15 में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन 13, 14 में तो बहुत अच्छे से शो होता है। तो ग्रुप 13, 14, 15 पर अप्लाई होगा, और 13, 14, 15 में हेवियर एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू हेवियर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15. Inert pair effect is applicable to heavier elements of group 13, 14, 15. ठीक है? और क्या हो रहा है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D and F इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट of D and F electrons, due to poor shielding effect of D and F electrons, Z effective on these elements increases. Due to poor shielding effect of D and F electrons, Z effective on these elements increases, due to which the NS pair of electron, due to which the NS pair of electrons, the NS pair of electrons become inert. Hence their electrovalency decreases by 2 units. Hence, their electrovalency decreases by 2 units. क्या ये समझ में आ गया? तो बोरान फैमिली +1 +3 ये शो करेगी, कार्बन फैमिली +2 +4 और नाइट्रोजन फैमिली +3 +5। कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? सपोज तुम्हें डिसाइड करने को बोल दिया जाए, लोअर ज्यादा स्टेबल है या हायर ज्यादा स्टेबल है? लोअर ज्यादा स्टेबल है। यानी अगर टिन का कंपाउंड बना हुआ है लेट्स से SnCl2 और SnCl4, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये। तो इनमें लोअर वैलेंसी क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है सबको? CPP मिली है? आज नहीं मिली? अच्छा, पर आज उसमें क्या होगा? लुईस स्ट्रक्चर्स होंगे शायद। ठीक है। तो यहां पर क्या कंप्लीट हो गया अपना? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कैसे बना आयनिक बॉन्ड? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका क्या था बॉन्ड बनने का? 3 तरीके थे ना। एक तरीका था कंप्लीट ट्रांसफर कर दो, दूसरा तरीका था इक्वल शेयरिंग, तीसरा तरीका था अनइक्वल शेयरिंग। तो पहला तरीका हमने कंप्लीट कर लिया, बॉन्ड बन गया, कंपाउंड बन गया, प्रॉपर्टी स्टडी कर ली।